हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसका हाफ चैप्टर कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इट्स डिपेंडेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ भी हम उसी में पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सपोज हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, उन्हें हमें कंबाइन करना है। तो उन्हें कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। पहले हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है, ये फिगर देख रहे हो आप। यहाँ पर सपोज हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। जब हम उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दें इस तरह जैसे हमने दिखाया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। सपोज आपके पास तीन वायर के टुकड़े हैं, उनको आप लाइन में लगा दो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में जब हम बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, 3-4, तो उस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज जब पहला रजिस्टर लगा, ये चीज़ क्या होती है, रजिस्टर होता है, और रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, सेकंड का रेजिस्टेंस कितना है, R2, एंड थर्ड का रेजिस्टेंस कितना है, R3। हमने इसे वायर से जोड़ दिया तीनों को, और इस पर एक पोटेंशियल के लिए बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, जिसका पोटेंशियल कितना है, V। अब इस पूरे सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, I, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या होगा, जो करंट है इस तरह के सर्किट में, अगर वायर एक तरह से जुड़ी हुई है तो करंट सेम रहता है हमेशा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल, सबके पास करंट सेम रहेगा। लेकिन जो पोटेंशियल है एनर्जी, वो अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबको बांट देगा। सपोज इसको V1 दे दिया, इसको V2, इसको V3, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने ओहम्स लॉ से पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V1 क्या होगा, करंट कितना जा रहा है इसमें, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। V2 कितना होगा, करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस R2। V3 क्या होगा, करंट जा रहा है इसमें से I, और रेजिस्टेंस है R3। तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, और जो ये टोटल है, टोटल में टोटल रेजिस्टेंस आएगा। टोटल रेजिस्टेंस को सपोज मैं RS मान लेती हूँ, और करंट कितना है I, इसको वैल्यू पुट कर दी। अब I कॉमन ले लेंगे और कट कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर मेरे जो ये R1, R2 और R3 तीनों 2 ओम के इक्वल थे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस सर्किट का, 6 ओम। तीनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अब बात रही पैरेलल की। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे लगेंगे जैसे आपके पास ये तीन वायर के टुकड़े हैं, इनको आप इस तरह ज्वाइन करो, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। आपने इन्हें लाइन में ज्वाइन नहीं किया, आपने इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल। हमारे पास दोनों ही केसेस में तीन वायर्स थी। एक केस में हमने उनका एक ही रास्ता बना दिया, दूसरे केस में हमने उनके तीन रास्ते बना दिए। तो जिसमें हमने उनके तीन रास्ते बनाए हैं, तो उसमें क्या होगा, अब हमारे करंट को जाना आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन रास्ते वाले में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। लेट्स सी कम होता है या नहीं। सेम सर्किट हम इसमें बैटरी सेल लगा देंगे और इसमें करंट I पास होगा। अब करंट के पास जाने के तीन रास्ते हैं, तो तीनों में करंट डिवाइड होकर चला जाएगा। सपोज इसमें I1 चला गया, इसमें I2, इसमें I3। तो हमारे पास टोटल करंट कितना था, I, वो तीन भागों में बट गया, I1, I2 एंड I3 ऐड कर दिया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I क्या होता है, V/R। अब पोटेंशियल तो सब में सेम है, पोटेंशियल सेम रहेगा जब तक, अगर उसे जितने मर्जी रास्ते मिले पोटेंशियल तो सेम जाएगा ना, सर्किट वो एक ही कवर कर रहा है। तो पोटेंशियल क्या आ गया, सपोज मैंने इसको मान लिया RP, V/RP, I1 के लिए V/R1, I2 के लिए V/R2 और V/R3। V कॉमन लेके काट दिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास,
1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो जो ये Rp है यहाँ पे निकाल लेंगे, जब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे इनकी तो रेसिप्रोकल होके Rp की वैल्यू निकल जाएगी। जो Rp की वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या निकलेगी, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे। ये ना थोड़ा सा आपको डेरिवेशन के टाइम पे ऐसा लगेगा टिपिकल सा टॉपिक है, बट जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ईजी है और इसमें डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, सबको पता, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डू वर्क, कि वो कितना चार्ज फ्लो करने में सक्षम है, कितनी उसकी एबिलिटी है चार्ज को फ्लो करवाने की, दैट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है हमेशा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास Q इंटू वी। अभी हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, पोटेंशियल में पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वहां से आ गया वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। और Q क्या होता है हमारे पास, V इंटू I इंटू टी। ये दोनों फॉर्मूले पीछे से पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेना है ना, थोड़ा सा आपको भी याद आ जाएगा। I इंटू टी की वैल्यू पुट कर दें तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, VIT। अब हम इसे अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म होती है एक, उसमें रख लेंगे। V की वैल्यू भी पुट कर दो IR, तो यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, I²RT। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपके। तो हमारे पास एनर्जी या वर्क की यूनिट होती है जॉल। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। कोई बच्चा है, दोनों 5 साल के हैं, अब दोनों 5 साल के तो दोनों के पास क्या होगा, सेम एनर्जी ही होगी, क्योंकि वो सेम डाइट होती है उनकी, सेम एनवायरनमेंट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा उसमें से बहुत एफिशिएंट परफॉर्म करता है, कोई नहीं करता। इसका मतलब क्या है, कोई अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। वो उसकी पावर होती है कि कितने अच्छे से वो एनर्जी को यूज कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पावर क्या होगी, पावर होगी कि हम कितनी एनर्जी कितनी टाइम में यूज कर रहे हैं। एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। अब हमारे पास जो वर्क डन था उसका फॉर्मूला क्या था, I²RT, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, I²R। तो यहाँ पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू I²R। अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दूँ क्या आ जाएगा, I² इंटू V बाई I से I कैंसल, ये क्या आ गया, V इंटू I, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला अगर मैं V की फॉर्म में लूँ, P इज इक्वल टू VI है मेरे पास, मुझे I कैंसिल करना है तो क्या आएगा, V इंटू I की क्या होता है, V बाई R, तो ये क्या आ गया, V² बाई R। 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, VI, I²R और V²R। 3 फॉर्मूले, तीनों यूज होते हैं, तीनों को याद रखना। यहाँ पर हमारी जो यूनिट है पावर की क्या होगी, यूनिट कैसे निकालते हैं, सपोज पावर है एनर्जी बाय टाइम है, एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, इसकी सेकंड, तो हमारी पावर की यूनिट जूल बाय सेकंड हो सकती है, ये होती है, बट हमने इसको नया नाम दे दिया वोट, ठीक है। तो 1 वोट क्या होता है, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करे किसी डिवाइस, 1 वोल्ट वाली डिवाइस से। अब एनर्जी की कुछ कॉमर्शियल यूनिट्स की बात करते हैं। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या आएगी, किलोवाट आवर होती है। ये कहाँ से आई बताते हैं। हमारे पास क्या था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। यहाँ से एनर्जी क्या निकल सकती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड हो सकता है। यहाँ से हमने एक नई यूनिट निकाल दी, किलो वॉट आवर।
किलोवाट आवर को अब हमें जूल में चेंज करना है। किलोवाट आवर क्या होती है? 1 वॉट पावर 1 घंटे में यूज कर लिया अगर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर क्या होगा कि 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूज हो रही है। अब जो हमारे घर पे आती है ना यूनिट्स आती हैं, आपने देखा होगा कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है कि 5 यूनिट कंज्यूम हुई। 5 यूनिट का मतलब 5 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लिया आपने, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? 1 किलोवाट क्या आर क्या आएगा? 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आर। इसको जूल में लेके आना है। जूल में मतलब वॉट इनटू सेकंड में, अभी हमने देखा था। तो 1 किलोवाट आर 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे? किलो का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600। कैसे? 60 मिनट 60 सेकंड। यहाँ से क्या आ गया? ये क्वांटिटी। इसमें कितनी जीरो है देखो? 5। और जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इम्पोर्टेंट और ये याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक वैसे आपका हो गया टॉपिक, ये बस थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसकी डेफिनेशन से याद रखना थोड़ी सी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या कहा था कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो वो हीट अप हो जाता है, तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है। जैसे कि हम बात करें हमारे घर में ट्यूब लाइट या बल्ब कुछ जल रहा है, काफ़ी देर से जल रहा है, तो क्या आएगा? वो थोड़ी देर में गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो गर्म हो रहा है वो उसका हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट में जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होएगी? I² RT, जो अभी पीछे आपने एनर्जी निकाली थी ना, सेम। तो इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम है। एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे घर डेली लाइफ में? एक ये यूज होता है टंगस्टन में। टंगस्टन एक मटेरियल होता है जो येलो वाले सोडियम बल्ब्स हुआ करते थे ना, उनके अंदर लगा करता था ये। इसका क्या होता है? जैसे ही इसको करंट मिलेगा, इसका टेम्परेचर रेज होगा, हीट अप होगा ये। जैसे ये हीट हुआ, ये लाइट एमिट करनी स्टार्ट कर देता है और हमारा बल्ब जग जाता है। तो इसे बोलते हैं इनकैंडेसेंट, मतलब जो लाइट एमिट करे। सेकंड है निक्रोम। निक्रोम क्या होता है? जो आपने कभी देखे हीटर्स जलते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, वो थोड़ी देर में चलाने के बाद ना रेड हो जाएंगे चलने के बाद, उनके अंदर की वायर, जो वायर है वो निक्रोम से बनी होती है। निक्रोम क्या होता है? एक एलॉय होता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज और आयरन का। टिन लेड एलॉय। टिन लेड एलॉय क्या होता है? एक ऐसा एलॉय जो फ्यूज वायर्स में लगा होता है। जो आपके घर में एमसीबी लगी होती है ना कहीं भी, उसके अंदर फ्यूज वायर्स होती है, वो फ्यूज होते हैं बेसिकली। अगर करंट ज़्यादा आने लगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होकर हमारा सर्किट तोड़ देंगे, जिससे हमारे घर के अप्लाइंसेस को नुकसान ना हो। और ये लास्ट है, करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉन्स्टेंडन एंड मैग्निन, ये क्या होते हैं? हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं ना, जो हम बनाते हैं इस तरह से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बनते हैं वो इन मटेरियल से बनते हैं। इनको याद रखना थोड़ा सा, ये 1 मार्क्स के लिए या फिर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम कल कई चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 2 या 3 वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जितने आज तक CBSE में आए हैं और जितने एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं या इम्पोर्टेंट NCERT न्यूमेरिकल्स हैं, सब कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।